हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वीएम कोट एग्ज़ाम बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर कोड है EC02 बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। विषय है अर्थव्यवस्था में विकास के मुद्दे। अर्थव्यवस्था में विकास के मुद्दे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में आप क्या समझते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम बारे में आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कौशल विकास व्यक्तियों के लिए बदलते कार्य वातावरण के अनुकूल होने, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने, उनके कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है गिनी गुणांक का मान 1 होने का अर्थ क्या है। गिनी गुणांक का मान 1 होने का अर्थ क्या है। तो उत्तर है गिनी गुणांक का मान 1 होने का मतलब है किसी देश में आय या धन पूरी तरह से असमान रूप से विकसित होना, यानी देश में एक व्यक्ति पास सारी आय, धन या बाकी सभी के पास कुछ नहीं। अगला है सतत हरित क्रांति की अवधारणा क्या है। तो उत्तर है एक और हरित क्रांति के कीटों और सूखे और अन्य खतरों के प्रतिरोधी फसलें पैदा करके उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि है। उन्हें उच्च उपज वाली फसल के रूप में जाना जाता है। उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य कीमतों में कमी आई है, जिससे अधिक लोग सस्ती खाद्य पदार्थ खरीद में सक्षम हुए। अलग कुटीर उद्योग क्या है, अर्थ क्या है। तो उत्तर कुटीर उद्योग व्यवसाय का एक छोटा विनिर्माण व्यवसाय है जो आमतौर पर घर पर या एक छोटी कार्यशाला में संचालित होता है। आमतौर पर परिवार के सदस्य का एक गरीबी समुदाय द्वारा। कुटीर उद्योग का अर्थ है जब कुशल कारीगर और कारीगर अपने कॉलेट के भीतर अपने स्वयं उपकरण संसाधनों का उपयोग करके सामान तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ। वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ। तो अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान 1950। अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास को परिभाषित कीजिए। समावेशी विकास तापीय संसाधन के निष्पक्ष आवंटन से है जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिले। अगला खंड है बी, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत में मानव संसाधन विकास पर एक नोट लिखिए। तो उत्तर मानव संसाधन विकास की नींव शिक्षा है जो देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कार्य करती है। चूँकि भारत की जनसंख्या इसका सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसलिए अरबों की आबादी वाले देश को जीवन के उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी स्कूली शिक्षा में पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन विकास HRD संगठनों द्वारा अपने कर्मचारी के ज्ञान, कौशल, शिक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदान किए जाने वाली प्रशिक्षण और विकास के विशाल क्षेत्र में संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है भारत को जनसंख्याई लाभांश को क्या माना जाता है। तो उत्तर जनसंख्याई की लाभांश भारत को कई विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनाता है। एक ऐसा समय होता है जब किसी देश की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यह बुनियादी ढांचा, शिक्षा और इस तरह अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकता है। जनसंख्या लाभांश 1952 में भारत के पहले आम चुनाव के बाद ही अस्तित्व में है। और जनसंख्या की लाभांश के कारण बढ़ी हुई राज्य कोषीय स्वतंत्रता बच्चों को और बुजुर्गों के लक्षित संसाधनों को मानव पूंजी और बुनियादी ढांचे के ओर मोड़ने की अनुमति देती है। क्रम प्रजनन दर के कारण महिला के रोजगार में वृद्धि में आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण से संबंधित आर्थिक सुधार की व्याख्या।
तो उधर है उदारीकरण की शुरुआत के बाद सरकार ने निजी क्षेत्र को कम बाधाओं के साथ वाणिज्य लेन देन करने के लिए विनियमित किया गया। उदारीकरण के कई आर्थिक सुधार लाए जिनमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादों का क्षेत्रों के सेवा मुक्ति, सरकार द्वारा जारी औद्योगिक लाइसेंसों को उन्मूलन और वस्तुओं के आय की क्षमता में शामिल है। और आर्थिक उदारीकरण के कारण भारत में आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। इससे विदेशी निवेश में आकर्षित किया, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाया और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया, जिससे समग्र वृद्धि और विकास में योगदान मिला। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कलेक्शन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एलोकेशन है जल संसाधन संरक्षण में सरकारी भूमिका की व्याख्या कीजिए। जल संसाधन संरक्षण में सरकारी भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोगों को घटना व सफाई निर्माण में कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करना। धीमी गति से शावर हेड्स कम पानी गर्म होने के कारण कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और इसलिए इसे कभी कभी ऊर्जा कुशल शावर भी कहा जाता है। धीमा फ्लश शौचालय एवं खाद्य शौचालय JSA के लिए केंद्रित हस्तक्षेपों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकाय टैंकों नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनः भरण, वाटरशेड विकास, ज्ञान वनोरोपण शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल चयन सतत जल प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 का शुभारंभ किया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल प्रबंधन संरक्षण स्थिरता में महिला की भूमिका पर जोर दिया। अगला है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। भारत में आर्थिक और व्यापार विकास में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका कीजिए। वैश्विक भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। भारत में आर्थिक और व्यापार विकास में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। तो उत्तर विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार किया गया है। कम ट्रैफिक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक कुशलतापूर्वक एकीकरण में मदद की है। भारत की वृद्धि और विकास से औद्योगिक और विचारों के हस्तांतरण को आदान प्रदान द्वारा किया गया। बाजार तक पहुंच के कारण लागत और समय में कमी आती है। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद सभी आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव आया है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार निवेश के माध्यम से हमारे देश में के राजस्व में वृद्धि करना है और जो रोजगार को आकर्षित करेगा और सभी के लिए नौकरी पैदा करेगा। विश्व व्यापार संगठन व्यापारी उदारीकरण पर एक नज़र रखने और बातचीत करने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। यह उपाय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के बीच सहयोग में मदद करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। और वैश्वीकरण ने भारत में उस तकनीकी क्रांति और इसके द्वारा संचालित रोजगार के माध्यम व्यवसाय गतिशीलता में सक्षम किया है। नई वैश्विक उद्योगों और FDI के परिवेश में उत्पन्न रोजगार के अवसरों का वृद्धि के कारण व्यवसाय गतिशील बढ़ी है, जिसने जाति सहित मौजूदा सामाजिक संरचना को धीरे धीरे खत्म करने के योगदान दिया। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कलेक्शन लाइब्रेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है भारत में आज़ादी के बाद संरचनात्मक विकास की चर्चा कीजिए। तो भारत की आज़ादी के बाद संरचनात्मक विकास की चर्चा
आज़ादी के तुरंत बाद बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे रियासतों का एकीकरण, भारत संविधान का निर्माण, बहुत ही तेज़ी से चीज़ें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकास आज़ादी के तुरंत बाद हुआ, यह भारत के जैसे देश में लोकतंत्र का कार्यान्वयन, जो कि अशिक्षित आबादी से भरा हुआ था। इस तरह संविधान बनाया गया जो 15 अगस्त 1947 को, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आज़ाद हुआ, तब इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी या कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, और उस समय देश की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ थी। आज जब हम 2024 में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 2025 मना, तब देश की कुल जीडीपी 255.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। आज़ादी के बाद पारंपरिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास हेतु भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने, आधुनिक तकनीक के औद्योगिक आधार पर निर्मित करने के लक्ष्य रखा गया। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने के लिए उनका लागू करने हेतु एक योजना आयोग का गठन किया। भारत में संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्य नीतियों, विनियमों, प्रथाओं बदलाव के माध्यम से बाधाओं को दूर करना, अर्थव्यवस्था की क्षमता में सुधार करना है। भारत को कम रोजगार, विकास, बुनियादी ढांचे की कमी और अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में मुद्दों को हल करने के लिए सकारात्मक सुधार की आवश्यकता है। और हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।